नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 9th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन आंसर्स का। पहले के 8 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है टेस्ट एंड मेजरमेंट एमसीक्यूज नाम से, वहाँ पर पहले के पार्ट आप देख लीजिए। और बाकी भी फिजिकल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार आप उनको देख के चेकआउट कर सकते हो। वीडियो शुरू करते हैं। ईसीजी सूचक है, ईसीजी इंडिकेटर इसका मतलब हो गया कि हमें ईसीजी की फुल फॉर्म पूछी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रो मतलब लाइट और कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से संबंधित, और ग्राफ का मतलब आप समझते हो, जो हमारी रीडिंग आती है वो ग्राफ के अंदर आती है, इसलिए ईसीजी की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितने बार नापना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एंथ्रोपोमेट्रिक मापन या फिर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता क्या है। हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था, एंथ्रोपोमेट्री में हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारा फैट परसेंटेज, ये सब आता है। हमारी बॉडी की शेप क्या है, ये सब हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के अंदर देखते हैं। तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि मान लो एक बार हमने उसको मेजर कर लिया, उसके बाद में उसको सही, एक्यूरेट या फिर रिलायबल, उसको एक्यूरेट और रिलायबल या फिर अगर हिंदी में बात करें तो उसको विश्वसनीय बोलते हैं। मान लो हमने एक बार उसको मेजर कर लिया और हमें अलग अलग हाइट, वेट, फैट और बाकी जो मेजरमेंट है उनकी हमारे पास वैल्यू आ गई, लेकिन वो जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको चेक करने के लिए हम कितनी और बार टेस्ट करेंगे, कितनी बार और हमें नापना पड़ेगा, जिससे कि हम एकदम श्योर हो जाएं, जिससे कि हम एकदम आश्वस्त हो जाएं कि हमने सही उसको मेजर किया है। यही हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए ऑप्शन में सबसे पहले एक बार जब आपने मेजर किया तो आपसे कोई ना कोई गलती हो सकती है, लेकिन जब आप दूसरी बार उसको मेजर करोगे तो अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको आप सही कर सकते हो। 3 बार नहीं होता, 2 बार में ही आप उसको चेक कर सकते हो। और डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, अनेक बार जितना संभव हो सके, एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल, ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करने बैठ जाओगे तो एक ही पर्सन को आप टेस्ट कर पाओगे, उसमें कभी कुछ पॉइंट्स में ऊपर आएगा, कभी कुछ पॉइंट्स में नीचे वैल्यू जाएगी, तो वो आपको नहीं करना है। आप 2 बार चेक करोगे उसको। कोई भी जब आप मेजरमेंट करते हो, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की बात हो रही है, तो कम से कम आपको 2 बार के लिए चेक करना है। 2 बार चेक करने पर आपको वैल्यू सही आ जाएगी। नेक्स्ट है, किसी परीक्षण का नॉर्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है। कोई भी देखिए टेस्ट है, उसके नॉर्म्स होते हैं, उसी के अंदर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसी के अंदर हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो उसका बेसिस क्या होता है, किस आधार पर वो कार्य करता है, किस आधार पर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा एज, जेंडर एंड क्लास। ऐसा हमने पहले भी देखा है कि एक कोई टेस्ट है, मान लो ए कोई टेस्ट है, उस टेस्ट में हम रनिंग करवा रहे हैं, रनिंग का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उस रनिंग टेस्ट के लिए सबसे पहले बात करते हैं एज की। तो हर एक एज के लिए अलग क्राइटेरिया होगा। मान लो बच्चे हैं तो बच्चों के लिए हम अलग क्राइटेरिया रखेंगे, उनको हमें 5 मिनट ही रनिंग करवानी है। उसके बाद में जब यंग्स की बात करेंगे तो यंग लोगों को हम 12 मिनट रनिंग करवाएंगे, और जब ओल्ड हैं, जो हमारे बूढ़े लोग हैं, उनको हम 6 मिनट रनिंग नहीं वॉक करवाएंगे। ये एज की बात हो गई। अब एज के बाद में हमारा जो जेंडर है वो कॉलम आएगा, मेल फीमेल का भी हम अलग से करेंगे। मान लो चाइल्ड में हमने 5 मिनट रखा था, तो जो बच्चे हैं उनका हम 4 मिनट रख देंगे। यंग में भी ये करेंगे, इनका 12 मिनट है और इनका हम कर देंगे 10 मिनट या फिर 8 मिनट। और ओल्ड का हम सेम रखेंगे, या फिर इसको भी हम चेंज कर सकते हैं मेल और फीमेल के लिए। क्लास का भी हम अलग से कर सकते हैं। इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही एक टेस्ट को अच्छा बनाता है। कोई भी टेस्ट जो कि फिजिकल फिटनेस से संबंधित है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं, उस टेस्ट के अंदर कभी भी सभी के लिए नॉर्म सेम नहीं होंगे, नियम सभी के लिए कभी भी सेम नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हम नॉर्म्स बनाते हैं, अलग नियम बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उस टेस्ट को हम करते हैं। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, अंग विन्यास मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोगी है। बॉडी का पोस्चर मेजर करने की बात कर रहे हैं। अंग विन्यास अगर आप समझ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन बॉडी पोस्चर जब आप पढ़ते हो तो उसको आसानी से समझ जाते हो। मैंने ये बात बहुत बार आपको बताई है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखो
तो उसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी आपको वर्ड्स देख लेने चाहिए, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन जल्दी से समझ में आ जाए। इसी तरीके से अंग विन्यास की बात करें तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा है। ऑप्शंस में से बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी दोनों। ए में क्या है, अलाइनोमीटर, और बी में है स्कोलियोमीटर। अलाइनोमीटर में क्या होता है, आपका जो अलाइनमेंट है बॉडी का, उसको हम चेक करते हैं। बॉडी का अलाइनमेंट, कि आपका बॉडी पोस्चर सही है, क्योंकि हमें बॉडी पोस्चर को ही देखना है। अगर आप एक साइड से झुके हुए हो तो इसको हम स्कोलियोमीटर में मेजर करते हैं। ये होता है स्कोलियोमीटर। स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, इन सभी को हमने किन्शियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के जो वीडियोस हैं उनमें बहुत डीपली, बहुत अच्छे तरीके से हम इनको समझ चुके हैं, इसलिए हम इनको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने यही जानना है कि अलाइनोमीटर और स्कोलियोमीटर ये दोनों बॉडी पोस्चर को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट हैं, इसीलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छे टेस्ट के लिए कौन सा मानदंड ठीक नहीं है? व्हाट इज नॉट ए गुड क्राइटेरिया फॉर ए गुड टेस्ट? देखिए 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक नाम हमने नहीं देखा, बाकी 3 हमने देखे। वो कौन सा है? सब्जेक्टिविटी। बी इज द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ये तीनों हम देख चुके हैं। इन तीनों के बारे में हमने अच्छे तरीके से समझा भी है। टेस्ट एंड मेजरमेंट के जो पहले के वीडियोज़ हैं उनमें हमने इन तीनों को समझा है, लेकिन सब्जेक्टिविटी क्या होती है ये हमने नहीं देखा। तो टेस्ट के अंदर सब्जेक्टिविटी नहीं चलती। सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कोई टेस्ट है, उसको 5 जने टेस्ट कर रहे हैं, 5 उसके टेस्टर हैं, तो हर एक टेस्टर अपने अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग लेता है, अपने मेजरमेंट लेता है। मान लो कोई ए नाम का पर्सन है, उसकी हाइट है 5 फीट 10 इंच, लेकिन जब सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं इसका मतलब हो गया ये जो 5 टेस्टर हैं इनका सबका अलग अलग डिसीजन होता है। सब्जेक्टिविटी इसी को बोलते हैं। एक 5-10 कर रहा है, एक उसमें 5-0-5 कर रहा है, एक 5-0-6, इस तरीके से अलग अलग आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिविटी हो गई। और अगर इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है तो एक होता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है, जो हमारे आजकल के कंपटीशन एग्जाम है वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें देखने को मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है। ये हमारी हो गई ऑब्जेक्टिविटी। उस एक के अलावा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसका मतलब उस टेस्ट को कोई भी चेक करे वो हमारा एक ही आंसर आएगा। लेकिन सब्जेक्टिविटी के अंदर हम क्या देखते हैं, जो भी हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में जब हम आंसर शीट में आंसर लिखते हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं, बहुत लंबी सी एक कहानी लिख देते हैं जिससे कि हमें नंबर अच्छे मिल जाएं, वो सबका अलग होता है, वो सेम नहीं हो सकता। वो होता है सब्जेक्टिविटी, जो कि इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अलग अलग जो इंडिविजुअल होते हैं, अलग अलग जो लोग होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है सब्जेक्टिविटी। तो ये एक अच्छे टेस्ट के लिए सही नहीं होती, इसमें मनमानी नहीं चलती। इसमें जो आपने टेस्ट में स्कोर किया है, टेस्ट को आपने मेजर किया है, वही हमें रिजल्ट आना चाहिए। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, वरिष्ठ नागरिकों के हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयोग करेंगे? सीनियर सिटीजन्स की बात हो रही है, उनकी कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए आप इन 4 ऑप्शंस में से किसको मेजर करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट, 6 मिनट का पैदल चाल परीक्षण। सीबीएसई की जो बुक्स हैं फिजिकल एजुकेशन की, उसमें ये दिया गया है और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए ये मोस्ट क्वेश्चन है। हम बहुत बड़ी बड़ी गाइड या फिर बुक्स से पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो सीबीएसई की बुक्स हैं उनको हम नहीं पढ़ते और ज़्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं में से आते हैं, क्योंकि हम किसी स्कूल के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कोई हम गवर्नमेंट स्कूल में लगेंगे, उसी के हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अगर हम इनको नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? इसलिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6 मिनट का पैदल चाल परीक्षण, 6 मिनट वॉकिंग टेस्ट, ये सीबीएसई की बुक में दिया हुआ है। इसको आप वहाँ से भी देख सकते हो, इसलिए मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है। काफ़ी एग्जाम में इसको पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, आफर्ड परीक्षण युवा में किसकी माप करने से संबंधित है? ये माफ नहीं है, ये माप है, और यहाँ से फॉरगिव नहीं आएगा, क्या आएगा? मेजर। तो क्या मेजर करता है आफर्ड? राइट आंसर हो जाएगा मोटर फिटनेस, बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटर का मतलब होता है गति करना, हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होता है गति करना। जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं वो होती है गति, और फिटनेस, गति करने में हमारी फिटनेस कितनी अच्छी है वो हम आफर्ड में देखते हैं, क्योंकि हमने देखा भी था इसके टोटल 6 आइटम्स होते हैं।
उन 6 आइटम्स में हमारी जो मोटर फिटनेस है उसको मेजर किया जाता है ऑफर्ड के अंदर। ऑफर्ड के जो संभावित क्वेश्चन है उनको लगभग सभी को हमने देख लिया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, अधिक ऊंचाई पर 1 मिनट से अधिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। हाई एल्टीट्यूड पर जब आप दौड़ते हो तो इन 5 ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन कौन सी हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको इफेक्ट करते हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो पॉज कर सकते हो, ऑप्शंस को आराम से पढ़ सकते हो, उसके बाद में इसका आंसर देना। राइट आंसर आपको मैं बता रहा हूं, बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। बी में क्या है देखिए, 1, 2 और 5, इसमें कुल बैरोमेट्रिक दबाव में कमी आ जाती है। बैरोमीटर क्या है, प्रेशर मापने के काम में आता है। तो बैरोमेट्रिक जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ऑक्सीजन में आंशिक दबाव कम हो जाता है। ऑक्सीजन में जो पार्शियल प्रेशर है वो भी जब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो वो कम हो जाता है। और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू दी मसल्स वो रिड्यूस हो जाती है। पेशी को ऑक्सीजन उपलब्धता को कम करता है। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, हम बहुत अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पाते। उसकी वजह है कुल बैरोमेट्रिक दबाव में कमी और ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी। इसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ पर कम होती है। तो ऑक्सीजन जब कम होगी तो हम जल्दी हाफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा समय तक हम नहीं दौड़ पाएंगे। इसलिए हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग पर ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, परीक्षण निर्मित करने के पदों को नीचे दिए गए कूट में से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 8 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, इनको हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन से आएगा और उसके बाद में ऑर्डर में सबसे लास्ट में कौन सा आएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, 76318542। सबसे पहले आएगा ये गेम का एनालिसिस। कोई भी जब हम गेम का टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो गेम कौन सा है, उसका हम एनालिसिस करेंगे, उस गेम में कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। इसलिए सबसे पहले हम करेंगे उस गेम का एनालिसिस। उसके बाद में करेंगे सिलेक्शन ऑफ टेस्ट आइटम। हमारे जो टेस्ट के आइटम हैं उनका सिलेक्शन करेंगे कि हमें कौन कौन से आइटम लेने हैं, कौन कौन से हमें मेजरमेंट करने हैं। इसके बाद में एस्टेब्लिशिंग द एग्जैक्ट मेथड ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, परीक्षण प्रशासन की सटीक विधि स्थापित करना। ये हमारा तीसरे नंबर पर आएगा कि हम टेस्ट को किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, ये हमारा 3rd नंबर पे आएगा। उसके बाद में है विश्वसनीयता ज्ञात करना, हम रिलायबिलिटी को ज्ञात करेंगे, ये हमारा 4th नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में है ऑब्जेक्टिविटी, 5वें नंबर पर हमारा आएगा ऑब्जेक्टिविटी। और उसके बाद में आ जाएगा वैलिडिटी। वैलिडिटी के बाद में हमारा आएगा 4th नंबर पर परीक्षण संशोधित करना, ये हमारा 7वें नंबर पर आएगा। और लास्ट में आ जाएगा स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन, हम उसका मानक तैयार करेंगे। ये पूरा एक सीक्वेंस होता है। इसमें सबसे पहले हम गेम के बारे में जानेंगे, उस गेम का एनालिसिस करेंगे जिस गेम के हमें टेस्ट करना है। उसके बाद में कौन कौन से हम उसमें टेस्ट आइटम लेने वाले हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में किस तरीके से वो टेस्ट होने वाला है उसको हम देखने वाले हैं। 4थे नंबर पर आएगा रिलायबिलिटी, वो टेस्ट हमारा रिलायबल है या नहीं है, हम उसको बार बार टेस्ट करके उसकी रिलायबिलिटी चेक कर लेंगे। रिलायबिलिटी के बाद में हम देखेंगे उसकी ऑब्जेक्टिविटी कि वो वस्तुनिष्ठ है या नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आएगा वैलिडिटी, किसी काम के लिए उस टेस्ट को बनाया गया है वो उस तरीके से सही से टेस्ट कर रहा है या नहीं। इसके बाद में है मॉडिफाइंग द टेस्ट। ये सभी पॉइंट्स देखने के बाद में अगर टेस्ट में कोई बदलाव करना है तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, उसमें बदलाव करेंगे। ये हमारा आएगा 7वें नंबर पर। और 8वें नंबर पर हम उसके स्टैंडर्ड तैयार कर देंगे कि ये हमारे जो टेस्ट है उसके स्टैंडर्ड होने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग हम उस टेस्ट को करेंगे। ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट है जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट की निम्नलिखित मदों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें हमें यह बताना है कि जॉनसन का जो बास्केटबॉल टेस्ट होता है ये हमने देखा था, इसमें 3 टेस्ट आइटम होते हैं और तीनों ही हमें दे रखे। तो इसमें हमसे इनका सीक्वेंस पूछा है, इनका सीक्वेंस क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर हो जाएगा सी, 3, 2, 1। सबसे पहले फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, स्पीड से हम गोल करते हैं। इसके बाद में है थ्रोइंग बास्केटबॉल्स फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए हम बास्केटबॉल थ्रो करते हैं बास्केट के अंदर। और लास्ट में आता है ड्रिबल, हम लास्ट में इसमें ड्रिबल करते हैं। ये 3 टेस्ट होते हैं जॉनसन बास्केटबॉल स्किल टेस्ट के अंदर, इसका आपको ध्यान रखना है। और सीक्वेंस था वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट है 2 लिस्ट हमारे सामने है, इनमें हमें एंडोरेंस के बारे में पूछा गया है
कि वो एंडोरेंस किस तरीके से होती है और इनका टाइमिंग हमारे सामने दिया हुआ है कि इतने टाइम के लिए अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करी जाती है तो वो कौन सी एंडोरेंस के टाइप में आएगी। ऑप्शंस आपके सामने है, वीडियो पॉज कर सकते हो अगर आपको इसका आंसर अपने तरीके से देना है। मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, डी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले है लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। तो लॉन्ग टर्म एंडोरेंस के लिए 35 से 90 मिनट आप दौड़ते हो और लॉन्ग टर्म एंडोरेंस ये सेकेंड लेवल की है। हमें ऑप्शन में देख भी लेना है कि एक लॉन्ग टर्म एंडोरेंस लेवल थर्ड है और एक है सेकंड। तो लेवल थर्ड में सबसे ज़्यादा 90 और 360 ये सबसे ज़्यादा मिनट्स हमें दे रखी हैं। तो लेवल थर्ड का हमारा ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म एंडोरेंस सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो वो डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी। इसके बाद में है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा 35 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स और लास्ट में है मिड टर्म एंडोरेंस, ये हमारा हो जाएगा 2 मिनट से 15 मिनट तक। ये हमें देखना है। तो ऑप्शन अगर आप तरीके से देख लेते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हो। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस लेवल थर्ड और है लेवल सेकंड, इन दोनों को ही हमें देखना था। इन दोनों को अगर आप सही तरीके से पकड़ लेते हो तो इसमें पूरा क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस सेकंड और थर्ड। 90 से 360 मिनट जब आप लगातार एक्सरसाइज करते हो, लगातार रनिंग करते हो या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो, वो एक लॉन्ग टर्म एंडोरेंस का एग्जाम्पल है और लेवल उसका सबसे हाईएस्ट होता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, विभिन्न तरीकों की शक्ति को मापने के लिए निम्नलिखित परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। हमें ये पूछा गया है कि पावर को मेजर करने के लिए या फिर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन से 2 ऑप्शन जिनका हम यूज करते हैं वो हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। राइट आंसर है डी 4 and 1, सिटअप्स और पुलअप्स। ये हमें स्ट्रेंथ मेजर करने के काम आते हैं। हम इनमें ताकत को मेजर करते हैं। सिटअप्स आपने देखा होगा और पुलअप्स भी देखा होगा। सिटअप्स में आपकी जो एब्डोमेन स्ट्रेंथ है वो मेजर की जाती है। पुलअप्स में आपकी जो बैक की स्ट्रेंथ है वो मेजर की जाती है। बैक में आप कितना ताकत लगा सकते हैं। पुलअप्स में एक रॉड होती है, उसको होल्ड करके आपको ऊपर की तरफ उठना होता है, फिर वापस जब आपकी बॉडी नीचे जाती है उसको वापस ऊपर की तरफ आपको लेके आना होता है। सिटअप्स में आपको पता ही होगा, आप बैठे रहते हो, फिर आप लेटते हो और वापस आप खड़े होते हो इस पोजीशन में। तो आपकी जो एब्डोमिन स्ट्रेंथ है उसमें हमें टेस्टिंग करने का मौका मिलता है। उसमें हमें पता लगता है कि आपको कितनी पावर आपने लगाई है, आपकी जो एब्डोमिन की स्ट्रेंथ है वो कितनी है। इसलिए ये 2 ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों में कोई दी गई विशिष्टता किस हद तक है उसके आकलन की परिमाणात्मक रूप में व्यक्त करने को कहते हैं। देखिए, इसमें हमें एक पॉइंट को पकड़ना है, परिमाणात्मक या फिर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी में क्या होता है, हम 2, 5, 10, 15 ये सब देखते हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से आप देखिए कि ये सब हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, मापन। मेजरमेंट में हम ये देखते हैं। ये मेजरमेंट में कैसे देखेंगे, मान लो हम स्टेडियोमीटर से किसी की हाइट को मेजर कर रहे हैं, उसकी हाइट है 6 फुट 2 इंच, तो 6 फीट 2 इंच इसकी हाइट है। इसका मतलब हो गया कि वो मेजरमेंट हम क्वांटिटी में कर रहे हैं। ये क्वांटिटी है, ये क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी तो ये होती है कि कोई आदमी अच्छा है, कोई आदमी बुरा है, ये उसकी क्वालिटी हो गई, ये उसके गुण हो गए। लेकिन क्वांटिटी में हमेशा नंबर्स आते हैं। यही हमसे पूछा गया था कि इनमें नंबर कौन से में आते हैं। नंबर आते हैं मेजरमेंट के अंदर। इवेल्यूशन में हम चेक करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि ये नंबर सही से आए हैं या नहीं। और टेस्टिंग में हम टेस्ट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर हम क्या टेस्ट करने जा रहे हैं, तो हम इसमें हाइट को मेजर कर रहे हैं। ये टेस्टिंग है। ये पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है इसको हम टेस्टिंग बोलेंगे। और स्टेट्स में हम देखेंगे कि मान लो 10 का ग्रुप है, उन 10 के ग्रुप में किसकी हाइट कम है, किसकी हाइट ज़्यादा है। लेकिन क्वांटिटी अगर टर्म्स की बात करें तो सबसे राइट जो एक्यूरेट आंसर है वो हमारा मेजरमेंट हो जाएगा। इसमें प्लेयर्स की जो विशिष्टता है उसका भी हमें पता लगता है, कौन से प्लेयर की कितनी हाइट है, या फिर और भी किसी का अगर हम वेट की बात करें, कौन से प्लेयर का वेट कितना है, फैट परसेंटेज कितना है, वो सब हम मेजरमेंट के अंदर या फिर मापन में देखते हैं। नेक्स्ट है, एक मांसपेशी या मांसपेशियों के समूह में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने की एक विधि को क्या कहा जाता है। देखिए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की बात हो रही है मसल को या फिर मसल के ग्रुप को रिकॉर्ड करने की, उसको क्या बोलते हैं जो ये रिकॉर्ड करता है। राइट आंसर हो जाएगा सी,
इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रो का मतलब आपको पता ही है, इलेक्ट्रो का लाइट से संबंधित है। इसके बाद मायो, तो मायोलॉजी आपने देखा होगा, मायोलॉजी स्टडी होती है मसल्स की, मसल की स्टडी को मायोलॉजी बोलते हैं। और ग्राफी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफ में हम पता लगाते हैं कि आपकी मसल्स ने कितना काम किया है। तो लाइट, मसल्स और ग्राफ, ये तीनों मिलकर किसी मसल या फिर मसल के ग्रुप की रिकॉर्डिंग करते हैं कि वो मसल कितना काम कर रही है। इसको हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी बोलते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। कोई भी बहुत बड़ा सा अगर आपके सामने वर्ड आ जाए तो उसको 2-3 टुकड़ों में आप तोड़ लीजिए, इससे कि आपको ईजी हो जाए कि हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या बताना है। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों के समूह में इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने की एक विधि होती है। नेक्स्ट है, व्यायाम के दौरान जब हृदय गति 160 बीट प्रति मिनट हो और स्ट्रोक वॉल्यूम 100 मिलीलीटर प्रति बीट हो तो हृदय संबंधी आउटपुट क्या होगा। हमें कार्डियक आउटपुट पूछा है कि वो क्या होगा। और अगर हमें कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला पता हो, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है बीट पर मिनट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ये दोनों हमें दिया गया है। कार्डियक आउटपुट, इसका फॉर्मूला होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। इससे हम कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हार्ट रेट है 160, स्ट्रोक वॉल्यूम है 100। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000 मिली लीटर। ये 16,000 मिली लीटर आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में लीटर पर मिनट पूछा है, तो अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 16,000 है अपॉन 1,000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये इससे कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 16 लीटर पर मिनट। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये हमारा है डी ऑप्शन में। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 लीटर प्रति मिनट, ये हमारा कार्डियक आउटपुट है। ये केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ये लग रहा होगा कि ये नेट के टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन केवीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल सा था। अगर आपको कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला पता हो, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। फिर चाहे इसके बाद यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो, अगर यहाँ पे 170 होता और ये यहाँ पर अगर 90 होता तो भी उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियोस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से है। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।